तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 का विज्ञान चैप्टर नंबर 2 के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये है हमारा इस चैप्टर का क्लास नंबर 5। इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे 41 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। इसमें कहा गया है रक्त से नशीले पदार्थों को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है, पृथक किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ विधि द्वारा किया जाता है मतलब पृथक, यहाँ पृथक छूट गया है। ठीक है, तो वो विधि क्या है? क्रोमेटोग्राफी विधि। क्रोमेटोग्राफी विधि से ही रक्त से नशीले पदार्थ को क्या किया जाता है? पृथक किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 42। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन ऊर्ध्वपातित होने योग्य पदार्थ नहीं है। ऊर्ध्वपातित का मतलब होता है वैसे पदार्थ जो गैस अवस्था से सीधा द्रव अवस्था में परिवर्तित होए बिना सीधा किस में परिवर्तित हो जाता है? ठोस में। ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे ऊर्ध्वपातित होने वाला पदार्थ। तो अमोनिया क्लोराइड भी ऊर्ध्वपातित होगा, कपूर भी और नेफ्थलीन भी। ठीक है, लेकिन ये जो नमक है ये ऊर्ध्वपातित नहीं होगा, मतलब ये गैस से सीधा ठोस में परिवर्तित नहीं होगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 43। इसमें कहा गया है समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? वाष्पीकरण, क्रिस्टलीकरण, आसवन या क्रोमेटोग्राफी विधि। तो किस विधि का उपयोग किया जाता है? क्रिस्टलीकरण, ये वाला ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्रिस्टलीकरण विधि द्वारा ही हम लोग समुद्र से जो प्राप्त होता है नमक उसको शुद्ध करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अशुद्ध कॉपर सल्फेट के नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? ये भी वही है। ठीक है, उसी विधि द्वारा इसको भी हम लोग क्या करते हैं? शुद्धकरण करते हैं, मतलब शुद्ध कॉपर सल्फेट प्राप्त करते हैं। जिसमें मिलावट होती है, यानी कि कॉपर सल्फेट में जो मिलावट होता है उसको शुद्ध करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? क्रिस्टलीकरण को उपयोग करते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। इसमें कहा गया है मोमबत्ती का जलना किस प्रकार की परिवर्तन का उदाहरण है? तो मोमबत्ती आपने कभी जलाई होगी तो जानते हैं मोमबत्ती किस प्रकार का परिवर्तन है जलने का, यानी कि मोमबत्ती जल रहा है। ठीक है, तो इसमें जो मोम जो होता है वो थोड़ा किधर क्या होता है? थोड़ा गल जाता है और थोड़ा जल जाता है। ठीक है, जो जल गया उसको कहेंगे हम लोग रासायनिक परिवर्तन। क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन, यानी कि रासायनिक परिवर्तन कहेंगे जो जल गया, और जो गल करके नीचे आ गया यानी कि पिघल करके उसको कहेंगे भौतिक परिवर्तन। जो पिघल गया उसको हम लोग कहेंगे भौतिक परिवर्तन। ठीक है, तो इसमें दोनों होता है, भौतिक भी होता है एवं रासायनिक दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें सिर्फ पूछा जाता है मोमबत्ती का पिघलना, तो हम लोग कह सकते थे क्या? भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट देखिए, अलमारी में जंग लगना किस प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है? अलमारी में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन में थोड़ा सा डिफरेंस है, यानी कि ये जो भौतिक परिवर्तन होता है उसको हम लोग रिवर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में रिवर्स नहीं होता है। जैसे कि यदि हमारे पास जल है, ठीक है, जल से हम लोग बना सकते हैं क्या? बर्फ। ठीक है, और इससे गैस यानी कि भाप भी बना सकते हैं, और उसी को फिर हम लोग पानी भी बना सकते हैं, फिर ठोस में यानी कि क्या बना सकते हैं? बर्फ भी। ठीक है,
तो इसको हम लोग कहेंगे भौतिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन वैसे परिवर्तन होगा जिसमें वो रिवर्स नहीं हो सकता, मतलब जो जो बन गया वो उसके बाद वापस वही अवस्था में नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। जैसे कि यहाँ देखें, इसमें क्या है? जंग लगना। अलमारी में क्या है? जंग लगना। यदि अलमारी में जंग लग गया है तो वो जिस धातु का बना है वो उसी रूप में नहीं आ पाएगा, क्योंकि जंग लग चुका है, ठीक है। जंग लगने के कारण वो उसी रूप में नहीं आ पाएगा, इसलिए ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कमरे के ताप पर। कमरे के ताप पर पारा अवस्था में पाई जाती है। इसका मतलब क्या कहा गया है? कमरे के ताप पर पारा किस अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। ठोस में, द्रव में, गैस में या फिर कोलाइड में। तो क्या होगा? द्रव में, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन अधातु है? सोना, चांदी, तांबा या फिर ऑक्सीजन। तो क्या है? ऑक्सीजन एक अधातु है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने तत्व शब्द का प्रयोग किया? कौन सा वैज्ञानिक था जो सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया था? रॉबर्ट हुक या डार्विन या फिर नील्स बोर या फिर रॉबर्ट बयाल। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, रॉबर्ट बयाल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? क्या है उपधातु? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर सिलिकॉन या फिर आयोडीन। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या है? एक उपधातु है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन यानी कि इस वीडियो में जितने क्वेश्चन आपको बताए गए हैं सब आपको अच्छे से याद होंगे, मतलब याद कीजिएगा, ठीक है। और चलिए आज की क्लास को यहीं तक ही रहने देंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे 51 से लेकर 60 तक के क्वेश्चन, ठीक है। और इस सीरीज में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं लगभग प्रत्येक चैप्टर, यानी कि जितना चैप्टर है आपका, प्रत्येक चैप्टर में से लगभग 60 से 70 क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इनफ है, ठीक है। 60 से 70 क्वेश्चन होंगे जो कि इसी सीरीज में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जुड़े रहिएगा।